हेलो फ्रेंड्स, हमने समास के दो भेद कंप्लीट कर लिए थे पिछली क्लास में। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव के हमने कुछ शब्द दिए थे आपको याद करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे। और आज हम देखेंगे समास का तीसरा भेद। अगर आपने समास के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे तीसरा भेद, कौन सा? कर्मधारय समास। तो चलिए देखते हैं। कर्मधारय समास का जो तीसरा भेद है वो कौन सा है? कर्मधारय समास। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास के दोनों पदों के मध्य उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? उपमेय उपमान। या तो दोनों पदों के मध्य क्या होगा? एक उपमेय होगा, एक उपमान होगा, दूसरा क्या होगा? विशेषण होगा या विशेष होगा। इन दोनों का ही संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। और ये होता क्या है? ये तत्पुरुष समास का एक उपभेद होता है। जो कर्मधारय समास होता है ये तत्पुरुष समास का एक उपभेद होता है। भेद नहीं, उपभेद। तत्पुरुष के भेद हमने देख लिए थे, ये तत्पुरुष का उपभेद होता है। क्यों? क्योंकि इसका भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। ठीक है। अब पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं, इन्होंने इसको क्या कहा? समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा है। कर्मधारय समास को पंडित कामता प्रसाद गुरु ने समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा है। ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? कौन से समास को? तो किसे कहते हैं? कर्मधारय समास को। ठीक है। अब इसमें विग्रह में क्या होता है, इसको हम पहचानेंगे कैसे? वैसे तो विशेषण विशेष या उपमेय उपमान होता है, लेकिन इसका विग्रह करते समय कौन से शब्द आते हैं? एक तो आता है जो, ठीक है, एक है के समान और एक है रूपी। ये तीनों ही शब्द आते हैं, है जो, के समान और रूपी। ठीक है। कर्मधारय समास दो प्रकार का होता है, इसके भी दो भेद होते हैं, दो प्रकार का होता है ये। कौन कौन सा? विशेषतावाचक, मतलब विशेषता बताई जाएगी जहाँ पे, वहाँ क्या होगा? विशेषतावाचक कर्मधारय। और दूसरा होता है उपमानवाचक कर्मधारय। ठीक है। जहाँ विशेषतावाचक होगा वहाँ विशेषण विशेष संबंध होगा, जहाँ उपमेय उपमान का संबंध होगा वहाँ उपमानवाचक कर्मधारय होगा। ठीक है। अब उपमेय किसको कहते हैं, उपमान किसको कहते हैं, ये देख लेते हैं। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है उसको क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने एक शब्द लिया चंद्रमुख। अब इसमें पूछा जाए कि आपसे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, तो तुलना किसकी की जा रही है? देखिए, जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय हो जाता है, उपमेय होता है। तो ये तुलना किसकी की जा रही है? मुख की। ठीक है। तो मुख क्या हो गया यहाँ पे? उपमेय हो गया। तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है। तो जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय होता है। जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमान होता है। ठीक है। समझ में आ गया? उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, जिससे व्यक्ति, जिस वस्तु से जिससे भी तुलना की जाएगी वो क्या होगा? उपमान होता है। ठीक है। विशेषण विशेष से क्या होता है ये भी देख लेते हैं। विशेषण विशेष, विशेषण आप सभी को पता है क्या होते हैं विशेषण? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो संज्ञा, जो जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वो क्या होंगे? वो विशेष होंगे। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतलाते हैं वही क्या होते हैं? विशेष होते हैं। एक शब्द लेके देख लेते हैं। विशेषण विशेष क्या होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए विशेषण, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे ये शब्द विशेषण, वही क्या होता है? विशेष होता है। जैसे हमने एक शब्द लिया नील गगन, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे नीला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? गगन की। तो यहाँ पे गगन क्या हो गया? गगन जो शब्द हो जाएगा वो विशेष हो जाएगा। विशेषण तो आपको पता है कि नीला, जो नील शब्द है, नीला शब्द वो क्या है? विशेषता बतला रहा है किसकी? गगन की। तो गगन यहाँ क्या हो गया? विशेष। और नीला शब्द क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। तो जो विशेषता बतलाता है विशेषण होता है वो
संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण होते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं वही क्या होता है, विशेष होता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो कर्मधारय तत्पुरुष किसका उपभेद होता है, तत्पुरुष समास का एक उपभेद होता है जिसको कि समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। अब इसके जो दो भेद होते हैं कौन कौन से, विशेषतावाचक और उपमानवाचक। तो सबसे पहले हम विशेषतावाचक जो विशेष होता है कर्मधारय उसका देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो भेद है विशेषतावाचक, उसके उदाहरण विशेषतावाचक कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय समास ऐसा लिख लीजिएगा। अगर विशेषतावाचक नहीं दिया होगा, विशेषण विशेष से दिया होगा तो भी सही होगा। ठीक है, कर्मधारय समास, समास लिखना है, समास। अब इसके उदाहरण कैसे हमको पता है, पहले हम क्या लिखेंगे, समस्त पद और फिर विग्रह। ठीक है, पहला शब्द वही लिख लेते हैं, नील गगन। ठीक है, विग्रह क्या होगा, अब हमने क्या देखा था, इसके विग्रह करते समय एक शब्द आता है जो, तो क्या लिखेंगे, नीला है जो गगन। नील गगन, नीला है जो गगन। शब्द है सज्जन, जो समस्त पद है वो है सज्जन, संधि वाला शब्द है। आपको पता होगा क्या होगा इसका, अगर संधि आपको नहीं आती क्या होगा, इसको पहले देख लेते हैं। विग्रह, सत है जो जन, है जो आ गया, जन, जन मतलब कोई व्यक्ति, सत्य है जो जन, सज्जन। ता के बाद यदि जा आता है तो जा में ही परिवर्तित होता है, ये नियम लग रहा है। अगर आपने संधि के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। सत्य है जो जन, सज्जन। ठीक है, और देख लेते हैं सन्मार्ग, शब्द है सन्मार्ग, ये भी संधि का शब्द है, सन्मार्ग। कौन सा नियम लग रहा है, 1 का 5 नियम लग रहा है, क्या होगा, सत है जो मार्ग। ठीक है, सत है जो मार्ग, सन्मार्ग। अगला जो समस्त पद है वो है अधपका। पके की विशेषता बतला रहा ना, कैसा पका है, अधपका। तो आधा है जो पका, आधा है जो पका। ठीक है, शब्द है खुशबू, खुशबू। खुश है जो बू, खुश है जो बू, बू का अर्थ होता है गंध। ठीक है, बदबू आएगा तो भी इसी का होगा, अगर बदबू आता है, बद है जो बू, कुछ मतलब अच्छे से संबंधित है, बद मतलब बुरे से। ठीक है, तो दोनों ही शब्द किसके हैं, कर्मधारय समास के। और शब्द काली मिर्च, क्या लिखेंगे, काली है जो मिर्च, यही होगा ना विग्रह, काली है जो मिर्च। उदाहरण तो देखिए कई हो सकते हैं, कितने उदाहरण कोई बता पाएगा, उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। आपको समझना है कि क्या आएगा तो कर्मधारय समास होगा, तो विशेषण विशेष का संबंध होगा, सभी जगह क्या है, विशेषण विशेष का संबंध आ रहा है। और थोड़े शब्द देख लेते हैं, अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि, क्या विग्रह होगा, अल्प है जो बुद्धि, अल्प बुद्धि शब्द का क्या होगा, अल्प है जो बुद्धि। और शब्द है मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। और देख लेते हैं, शब्द है महर्षि, महर्षि संधि का शब्द है। महान है जो, संधि हो रही दोनों शब्दों में, महान है जो ऋषि, महर्षि। ठीक है, महात्मा क्या होगा,
महान है जो आत्मा, सभी जगह है जो आ रहा है, तो आप एक चीज़ रट लीजिए, है जो आएगा कर्मधारय समास के विग्रह में। परमाणु का क्या होगा? परमाणु क्या हो जाएगा? परम है जो अणु, परम है जो अणु, उसे क्या कहेंगे? परमाणु। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होगा विग्रह इसका? पूर्ण है जो अंक, पूर्ण है जो अंक। ठीक है, एक दो ऐसे शब्द देख लेते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि वो दोनों के ही भेद होते हैं। शब्द है का पुरुष, इसमें नहीं होता कंफ्यूजन, ये तो अलग ही लिख दिया मैंने। का पुरुष क्या होगा इसका? कायर है जो पुरुष। ठीक है, अब ये शब्द देख लेते हैं। शब्द है पीतांबर, कई बार इसमें दोनों ही समास दे देता है। कौन सा? बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों। पीतांबर, तो आप अब इसको कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी समास का होगा? जब तक इसका विग्रह नहीं देखेंगे तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि किसकी बात कर रहा है, कर्मधारय की कर रहा। क्योंकि अगर ऐसा विग्रह होगा, पीला है जो अंबर, अंबर का अर्थ यहाँ पे वस्त्र से होता है। पीला है जो अंबर, अगर ऐसा विग्रह है जो दिया है तो ये किसका भेद होगा? कर्मधारय समास का भेद होगा, क्योंकि हम अभी यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? कर्मधारय पढ़ रहे हैं। लेकिन पीला है जो, पीला है अंबर जिसका, अगर ऐसा विग्रह देता है पीला है अंबर जिसका अर्थात, तो फिर आप क्या लगाएंगे? बहुब्रीहि लगाएंगे। ठीक है, पीला है जो अंबर देता है तो आप लगाएंगे कर्मधारय समास। लेकिन पीला है अंबर जिसका अर्थात अगर ऐसा दे रहा है विग्रह तो आप लगाएंगे कौन सा? अब फिर भी अगर सिर्फ पीतांबर दिया है और दोनों ही ऑप्शन में दिया है, बहुब्रीहि भी दिया और कर्मधारय भी दिया है, तो आप बहुब्रीहि लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? बहुब्रीहि को देना है। बहुब्रीहि अगर नहीं रहता ऑप्शन में या फिर ऐसा विग्रह दिया रहता तो दोनों ही कंडीशन में आप क्या लगाएंगे? कर्मधारय लगाएंगे। ठीक है, अगर पीतांबर दिया है और बहुब्रीहि समास भी ऑप्शन में दिया है, कर्मधारय भी दिया है, तो क्या लगाएंगे आप? बहुब्रीहि लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा विग्रह दे के पूछा है तो आप क्या लगाएंगे? कर्मधारय लगाएंगे। ठीक है, एक और शब्द में बहुत कंफ्यूजन होता है, नीलकंठ। नीलकंठ, अब इसका विग्रह अगर ऐसा भी हो सकता है, नीला है जो कंठ, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय का उदाहरण होगा, नीला है जो कंठ। ठीक है, फिर अगर ऐसा दे देता है कि नीला है कंठ जिसका अर्थात, भगवान शिव के लिए नीला है कंठ जिसका अर्थात, अगर ऐसा देगा तो आप क्या? बहुब्रीहि लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर विग्रह नहीं देता है और दोनों ही ऑप्शन में रहते हैं तो भी आप क्या लगाएंगे? बहुब्रीहि। मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमेशा आपको बहुब्रीहि को ही प्राथमिकता देनी है, इन दोनों में ही। अगर बहुब्रीहि नहीं रहता ऑप्शन में तो फिर आप क्या लगाएंगे? कर्मधारय लगाएंगे, या फिर विग्रह ऐसा दिया रहता तो कर्मधारय लगाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा इसका जो भेद था। क्या भेद था दूसरा? उपमानवाचक, उपमानवाचक कर्मधारय। उपमानवाचक कर्मधारय देख लेते हैं। अब इसमें संबंध क्या होगा? जैसे इसमें हमने क्या देखा था? विशेषण विशेष का संबंध था, तो उसमें क्या रहेगा? उपमेय उपमान का संबंध रहेगा दोनों पदों के मध्य। शब्द है, आप यहाँ लिख लीजिएगा समस्त पद और विग्रह। समस्त पद विग्रह। राजीव लोचन क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है किसकी? लोचन की। लोचन का मतलब आंख होता है, राजीव मतलब कमल होता है।
तो कमल से तुलना किसकी कर रहा है, आँख की तुलना किससे कर रहा है, कमल से। तो क्या इसका विग्रह करेंगे, राजीव के समान लोचन, मतलब कमल के समान आँख होंगी तो क्या बोलेंगे आप, राजीव के समान लोचन। ठीक है, राजीव नयन भी दे सकता है, राजीव के समान नयन, या राजीव रूपी नयन, रूपी भी होता है इसका विग्रह। ठीक है, चंद्रमुख समस्त पद है चंद्रमुख, इसका विग्रह होगा चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख भी होगा, चंद्र रूपी मुख भी आप करेंगे तो भी सही होगा। ठीक है, और शब्द देख लेते हैं। नरसिंह, क्या होगा विग्रह इसका, किसकी तुलना कर रहा है, व्यक्ति की ही करेगा ना, किसी व्यक्ति की, किससे कर रहा है, सिंह से, तो क्या होगा, सिंह के समान नर, नरसिंह। ठीक है, शब्द है कीर्तिलता, कीर्ति की तुलना कर रहा है किससे, लता से। कीर्ति किसी का यश होता है, वो कैसा फैला है, लता के समान फैला है। तो ठीक है, तो क्या इसका विग्रह करेंगे, कीर्ति की तो तुलना ही कर रहा, लता रूपी कीर्ति, कीर्ति लता, लता रूपी कीर्ति। ठीक है, और है शब्द लौह पुरुष, लौह पुरुष, लौह पुरुष में क्या कर रहा है, पुरुष की तुलना किस से कर रहा, लोहे से, लौह से, तो लौह के समान पुरुष। ठीक है, लौह पुरुष हो जाएगा। शब्द है मृगनयनी, मृगनयनी क्या हो जाएगा, मृग के समान नैनों वाली, मृग के समान नैनों वाली मृगनयनी होगा। और शब्द देख लेते हैं। शब्द है कमलाक्ष, क्या होगा, कमल के समान अक्ष, कमल से तुलना किसकी कर रहा, कमल के समान अक्ष, अक्ष का मतलब आँख होता है, आँखें, आँख की तुलना किससे कर रहा है, कमल से। ठीक है, चरण कमल देगा तो चरणों की तुलना कर रहा किससे, कमल से। ठीक है, तो क्या होगा, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण या कमल के समान चरण, कमल रूपी चरण ही लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें इसके विग्रह में क्या आता है, जो में उपमानवाचक कर्मधारय होता है, इसके विग्रह में हमेशा क्या आ रहा है, के समान आ रहा है या फिर रूपी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि तुलना कर रहा है। तो एक शब्द क्या होगा, विशेषण विशेष। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान, तो आपको ये समझ, जिसकी तुलना करेगा, मुख की तुलना कर रहा तो क्या हो गया, उपमान हो गया, उपमेय हो गया। चंद्रमा से कर रहा तो क्या हो गया, उपमान हो गया। इसमें नर सिंह, नर मतलब मनुष्य की तुलना कर रहा है तो ये क्या हो गया, उपमेय हो गया, मनुष्य नर जो हो गया उपमेय हो गया, सिंह क्या हो गया, उपमान हो गया। एक चीज़ याद रखें, जो उपमान होता है वो कुछ विशिष्ट होता है, कुछ विशेष होता है, कुछ अच्छा होता है, तभी तो उसकी तुलना हम किसी से करते हैं। लता, लता क्या हो जाएगी, कीर्ति की तुलना कर रहा है किससे, लता से, लता क्या हो जाएगा, इसमें उपमान हो जाएगा। ठीक है, लौह पुरुष, लौह इसमें क्या है, उपमान है। ठीक है, इसमें मृग, मृग क्या हो जाएगा, नैनों की तुलना कर रहा मृग से, तो मृग इसमें क्या हो जाएगा, उपमान होगा। वैसे भी उपमान प्रायः निर्जीव वस्तुएं होती हैं। कमल, कमल क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। यहाँ भी कमल क्या है, उपमान है। ठीक है, तो जिससे तुलना की जाती है
वो क्या होता है, हमेशा उपमान होता है, और जिसकी की जाती है वो क्या होता है, उपमेय होता है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम अगला भेद देखते हैं समास का। समास का जो अगला भेद है वो है द्विगु समास। कौन सा भेद है ये, चौथा, द्विगु समास। क्या देखा था हमने, इसकी पहचान कैसे करेंगे, पहली ही क्लास में हमने ये देखा था। इसका जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, सिर्फ पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। और पद की प्रधानता पूछे तो उत्तर पद ही प्रधान होता है। ये भी तत्पुरुष के एक उपभेद होता है। अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, तो जिस समास का परिभाषा लिख लीजिए, पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। ये भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, समूह का बोध होता है। इसमें जो समस्त पद होता है, समस्त पद से समूह का बोध होता है। अगर ऐसी संख्या होगी जिससे समूह का बोध होगा तभी वो होगा, क्या होगा, द्विगु समास होगा। अगर समूह का बोध नहीं होता, ग्रुप का बोध नहीं होता, तो द्विगु समास नहीं होगा। ये भी क्या होता है, तत्पुरुष समास का उपभेद होता है। इसमें भी क्योंकि उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसका अगर अर्थ पूछे द्विगु शब्द का, द्विगु समास का अर्थ क्या होता है, द्विगु समास का अर्थ तो होता है दो गायों का समूह, गायों का समूह, द्विगु समास इसका अर्थ होता है दो गायों का समूह। ठीक है, अब इसके शब्द देख लेते हैं। समस्त पद और विग्रह। ठीक है, शब्द है, कुछ ऐसा शब्द देख लेते हैं, पंचवटी। क्या होगा इसका विग्रह, पंच यहाँ 5 है, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो तो ये 5 आ गया, पंचवटी, 5 वटों का समूह। वट का यहाँ अर्थ वृक्ष से है, पंचवटों का समूह, 5 वटों का समूह मतलब 5 वृक्षों का समूह। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ पे स्थान का बोध हो, जैसे कोई वाक्य दे दिया जाए कि पंचवटी कोई स्थान का नाम है, तो जहाँ पे भी स्थान की बात होगी वहाँ क्या हो जाएगा, पंचवटी, उसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो किसी विशेष की बात करेगा। ठीक है, तो पंचवटी, अगर 5 वटों का समूह ऐसा दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास होगा। लेकिन अगर स्थान की बात करेगा तो क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अब आप कहेंगे कि अगर दोनों ही दिया है तो क्या लगाएंगे, तब दोनों ही दिया तो आपको बहुब्रीहि को ही प्राथमिकता देनी है। ठीक है, अगर बहुब्रीहि नहीं रहेगा
तो भी, या फिर किसी शब्द में प्रयोग करके, अगर किसी वाक्य में प्रयोग करके दे रहा है कि वह पंचवटी गया, ऐसा कोई वाक्य दे दिया, इसमें वह कौन सा समास है पंचवटी में, तो आप क्या लगाएंगे, बहुव्रीहि लगाएंगे। ठीक है। अगर वृक्ष की बात करेगा, समूह की बात करेगा, तो क्या हो जाएगा, पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। और देख लेते हैं, त्रिकोण शब्द है, त्रिकोण क्या होगा, तीन कोणों का समाहार, कोणों का, है ना, तीन कोणों का समूह। समूह या समाहार दोनों ही होता है, तीन कोणों का समूह या तीन कोणों का समाहार। ठीक है। शब्द है कुछ ऐसे देख लेते हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है। चवन्नी, चार आनों का समाहार, चार आनों का समूह भी लिख सकते हैं आप, दोनों ही सही है। तो चार आने मिलकर क्या बनते हैं, अब ग्रुप का बोध हो रहा है ना, चार आने मिलकर क्या बनते हैं, चवन्नी। अगर यहीं पे अठन्नी दे दिया जाए तो क्या क्या लिखेंगे आप, आठ आनों का समूह। ठीक है। और शब्द देख लेते हैं, शब्द कुछ गिनती वाले देख लेते हैं, जैसे है 25। अगर इसमें दे दिया जाए 25 तो ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं होगा। अगर ऐसी संख्या दी जाए जिसमें दोनों ही पद क्या हो, संख्यावाची हो, तो वो द्विगु समास का नहीं, द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। ठीक है। और शब्द देखते हैं इसके, शब्द है द्विवेदी। देखिए द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी सभी इसी में आएंगे। द्विवेदी क्या हो जाएगा, दो वेदों का ज्ञाता। अगर दो वेदों को जानने वाला होगा तो उसको क्या कहेंगे, द्विवेदी। त्रिवेदी, तीन वेदों का ज्ञाता। चतुर्वेदी, चार वेदों का ज्ञाता। ठीक है। त्रिपाठी अगर दे दिया जाए तो क्या होगा, तीन पाठों का ज्ञाता। ज्ञाता मतलब जानने वाला। ठीक है। शब्द है पंजाब, विग्रह क्या होगा, पांच आवों का समूह। समूह या समाहार। आवों का अर्थ होता है नदी का जल। तो जहाँ 5 नदियों का जल है वहाँ उसको क्या कहेंगे, पंजाब। लेकिन अगर इस स्थान की बात करेगा, पंजाब एक राज्य है तो एक जगह हो गई, तो अगर स्थान की बात करेगा तो वहाँ क्या होगा, ये बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वहाँ पे देख के, अगर आपको विग्रह दिया रहता है ऐसा, तब तो आपको कोई परेशानी होगी नहीं। लेकिन अगर ऐसा सिर्फ पंजाब दिया रहता तो हमने पहले ही बोल दिया है कि आपको प्राथमिकता किसको देनी है, बहुव्रीहि को देनी है। बहुव्रीहि नहीं रहेगा ऑप्शन में तो द्विगु समास। ठीक है। शब्द है पसेरी। पसेरी क्या हो जाएगा, पसेरी शब्द का विग्रह, ए माप तौल की एक इकाई होती है पसेरी, तो 5 शेरों का समूह। माप तौल की इकाई क्या होती है, शेर, शेरों का समूह, 5 शेरों का समूह। नवरत्न क्या हो जाएगा, नवरत्नों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। शब्द है त्रिवेणी। 3 वेड़ियों का समाहार। समाहार या समूह। वेणी मतलब धाराएं, जहाँ
जहाँ 3 धाराएं मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, उसी को त्रिवेणी बोलते हैं ना। तो 3 वेणी मतलब 3 धाराओं का समूह या समाहार जहाँ पे होगा उसको क्या बोलेंगे? त्रिवेणी, त्रिवेणी बोलेंगे। ठीक है, और शब्द देखते हैं। शब्द है त्रिशूल। क्या हो जाएगा? 3 शूलों का समूह। तीन शूलों का समूह। ठीक है, 3 शूल, शूल मतलब त्रिशूल में क्या होता है? 3 कांटे की तरह होते हैं नुकीले, उसी को क्या बोलते हैं? शूल बोलते हैं। 3 शूलों का समाहार। एक और शब्द देख लेते हैं, दोपहर। क्या हो जाएगा? 2 पहरों का समूह। जब 2 पहर मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दोपहर। तो इसमें क्या, इसके सभी शब्दों से, जो भी शब्द हैं उनमें सभी से क्या बोध हो रहा है? एक ग्रुप का, समूह का बोध होता है। और हम विग्रह में भी वही लिखते हैं, समूह या समाहार। ठीक है, तो जहाँ पे भी संख्यावाची विशेषण होगा, सिर्फ पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होगा। और किसका वो होगा, किसका अर्थ व्यक्त करेगा? समूह का। तभी ये क्या होगा? द्विगु समास होगा। अगर समूह का बोध नहीं होगा तो द्विगु समास नहीं होगा, भले ही वो संख्यावाची विशेषण हो। ठीक है, अगर पूर्व, एक बात और याद रखनी है, सिर्फ पूर्व पद ही संख्यावाची विशेषण होना चाहिए। अगर दोनों पद संख्यावाची विशेषण होते तो क्या होता है? देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ऐसा शब्द दे दिया 2 4, तो फिर ये किसका उदाहरण हो जाएगा? द्वंद्व का, द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा 2 4। ऐसे ये भी 25 क्या हो जाएगा? 5 और 20। ठीक है, तो इसमें 25 में 5 भी संख्यावाची है और 20 भी संख्या है। इसमें भी ये भी संख्या, ये भी संख्या। तो जब दोनों पद संख्यावाची रहेंगे तो वो भी, उसमें क्या देखेंगे हम? उसमें क्या लगाएंगे? द्वंद्व समास लगाएंगे। ये द्वंद्व समास लिखा हुआ है। ठीक है, अगर एक पद संख्यावाची विशेषण होगा तभी हम क्या लगाएंगे? द्विगु समास लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगला भेद देख लेते हैं। जो अगला भेद है वो कौन सा है? 5वां भेद है समास का, द्वंद्व समास। द्वंद्व हमने बोला था 2 तरह से आप लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? झगड़ा। तब इसमें क्या होगा? दोनों पद क्या होंगे? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों ही पद प्रधान होंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसके भेद कितने होते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? बहुत ही आसान है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब झगड़ा किस में होगा? जब दोनों ही समान होंगे, दोनों ताकतवर होंगे तो झगड़ा होगा। अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? एक बेचारा दब जाएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ भेद होते हैं। द्वंद्व के कुछ भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद देख लेते हैं, इसकी डिटेल हम अगली क्लास में देखेंगे। भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इतरेत्तर द्वंद्व। पहला भेद है। दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। और
तीसरा है समाहार द्वंद्व। कौन कौन से भेद होते हैं? इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इनमें कैसे पहचानेंगे? ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी, फिर भी समझा दे रही हूँ। इतरेत्तर द्वंद्व में क्या होता है? और का लोप होता है। मतलब जब समस्त पद बनेगा तो इतरेत्तर द्वंद्व में और का लोप हो जाएगा। जब विग्रह करेंगे तो और आ जाएगा इसमें। वैकल्पिक, विकल्प सूचक शब्द, नाम से भी पता है विकल्प सूचक शब्द आएगा। विकल्प सूचक शब्द क्या होते हैं? या और अथवा, या अथवा दोनों का ही लोप होता है। ठीक है इसमें। और समाहार द्वंद्व में, समाहार का मतलब क्या होता है? समावेश, जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाए तो क्या होता है? समाहार द्वंद्व। तो ये आदि और इत्यादि, ये दोनों आते हैं विग्रह करते समय। तो इतरेत्तर द्वंद्व में विग्रह में क्या आएगा? और। वैकल्पिक में ये विकल्प सूचक शब्द आएंगे, या आएगा या तो अथवा आएगा, दोनों ही आएंगे। और समाहार द्वंद्व में आदि भी आएगा और इत्यादि भी आएगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, हमने क्या देखा था कि समास में कम से कम 2 पद होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जो 2 से अधिक पद, कितने भी पद होते हैं, तो सबसे अधिक ये द्वंद्व समास जो होता है इसमें 2 से अधिक पद होते हैं। 2 से अधिक पद भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं वो ये आदि इत्यादि दिया हुआ है ना, इसी में होंगे 1 से अधिक पद। इनमें किसी में भी हो सकते हैं, 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, द्वंद्व समास में। तो हमने आज समास के 2 भेद देखे, कौन कौन से? कर्मधारय समास और द्विगु समास। द्वंद्व समास का हमने थोड़ा सा देख लिया कि इसके भेद कितने होते हैं। बाकी हम इसकी डिटेल जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।